नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन ने जो स्टडी कर रहे हैं वो है ओपीडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो अपन जो चल रहे हैं वो अपने मानव रोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है वो मानव रोग का तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर अपन जो है वो कुछ देखो जो अपने प्रोटोजोआ जो है उनसे होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, योग कर्मी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से रोग जो है वो होते हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो ये इसके बारे में अपन आज देखेंगे। इससे पहले जो है अपन ने बैक्टीरियाओं के बारे में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा, वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। ठीक है, लास्ट में अपन इसके एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आज जो है वो अपन करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, कवक के बारे में और कर्मी रोगों के बारे में, और कुछ जो है वो गुणसूत्रों में विपतन या आनुवंशिक जो वंशागत रोग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सबसे पहला प्रोटोजोआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं ये। ठीक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसके अंदर आने वाले जो है, जिसे आपने देखा होगा कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव जो होते हैं वो प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपने देखा होगा पैरामीशियम है, अमीबा है। ठीक है, और जो टेप्रोसोमास जो है वो भी इसके आते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो है वो एक कोशिकीय जीव इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहला जो रोग है वो है निंद्रा रोग। क्या रोग है? निंद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीपिंग सिकनेस। तो इसके अंदर रोग जो होता है वो किसके कारण है? ट्रिप्रेनोसोमा। ट्रिप्रेनोसोमा जो है वो इसका जो है वो रोग फैलाने का रीजन जो है वो होता है, कारक जो है वो कौन सा है? ट्रिप्रेनोसोमा होता है। अच्छा, इसको फैलाने के लिए एक मक्खी होती है जिसको सीसी मक्खी कहते हैं या टीसी फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, टीसी फ्लाई। ठीक है, निंदा रोग के अंदर जो संसरण के लिए जो मक्खी होती है उसका नाम है टीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई भी बोलते हैं इसको। अब इससे होता क्या है, लक्षण क्या आएंगे? ठीक है, इसमें बुखार आएगा। ठीक है, सर दर्द करेगा। ठीक है, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, लसिका ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। जो लिम्फेटिक नो जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, उनके अंदर वृद्धि हो जाती है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मानसिक तौर पे वो कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय होना स्टार्ट होते हैं, और रोगी को कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, तो ये इसके जो है वो कहा जाता है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द है, और लसिका ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है। शारीरिक एवं मानसिक जो है वो निष्क्रियता हो जाती है, आदमी कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और इसमें कमजोरी महसूस होती है। इसमें अन्य विवरण में है कि इसमें एंटी पैरासाइटिक दवाइयां का उपचार किया जाता है। एंटी पैरासाइटिक जो दवाई होती है, ठीक है, उनको दिया जाता है इसमें निंद्रा रोग के लिए। नेक्स्ट है दूसरा जो रोग है जिसको पैचिस भी बोला जाता है, अमीबिया, जो अमीबिया रोग भी बोला जाता है। ठीक है, ये अमीबा के कारण होता है पैचिस, जिसमें दस्त लगती है। ये रोग कारक जो है वो एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कि ये जो रोग जो होता है पैचिस वो किसके कारण होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। संसरण जो होगा वो पानी के द्वारा फैलता है। अगर दूषित पानी अपन पी लेते हैं और उसके अंदर ये एंटोअमीबा हिस्टोलिका होता है तो ये अपने अंदर जाएगा। ठीक है, आंत्र में संक्रमण होता है, सीधी सी बात है, पानी जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? पेट में। तो ये इसका जो एम जो एरिया, टारगेट एरिया जो होता है वो कौन सा होता है? आंत होती है। आंत में जाके फिर क्या करेगा? ये दस्त की शिकायत आएगी, आंत में क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। ठीक है, और मल के साथ में रक्तस्राव भी होता है। मल के साथ क्या होता है? रक्तस्राव होता है। मल के साथ क्या होता है? रक्तस्राव होता है। ठीक है, भोजन के अवशोषण में कमी आती है। भोजन के अवशोषण में कमी आती है। ठीक है, आंत में पहले संक्रमण होगा, फिर दस्ते लगी। ठीक है, दस्त होगी, फिर और अगर ज्यादा होता गया तो आंत में क्या हो जाएंगे? घाव हो जाएंगे। भोजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा,
मल के साथ में रक्त स्राव हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन होने के बाद में अगर लापरवाही रखे तो क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु तक को हो सकती है। ठीक है, तो एक तो है निंद्रा रोग जिसमें है ट्रिप्रेनोसोमा, और दूसरा जो है वो पेचिस है जिसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका भी बोलते हैं, डाइसेंट्री। ठीक है, जिसे एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये दोनों जो है वो प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये बीमारी फैलाई जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया से लगभग सब लोग वाकिफ होंगे कि मलेरिया जो है वो वास्तव क्या है। ठीक है, तो मलेरिया देखो, कई लोग अभी ये समझते मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर नहीं है। मच्छर देखो क्या है, जितने भी यहाँ पे देखो मक्खी आई है, मच्छर आए, वो सब क्या है, वो वाहक होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, वाहक है, वाहक है ये। ठीक है, और इसके वाहक के अंदर ये प्लाज्मोडियम होता है। तो पहली चीज प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, अपन प्रोटोजोआ रोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ होते हैं प्लाज्मोडियम। संसरण जो होता है वो एनाफिलीज। ठीक है, वो भी कौन सी, मादा एनाफिलीज जो है वो मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि जब मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है, काटता है, तो काटने से अपनी लार को अपने ब्लड के अंदर छोड़ देता है। ठीक है, तो जैसे ही वो ब्लड के अंदर जाता है तो लार, उस लार के अंदर जो होते हैं वो स्पोरोजोइट होते हैं, यानी जो प्लाज्मोडियम के क्या होते हैं, जो स्पोरोजोइट जो होते हैं वो अपने अंदर जाते हैं। अंदर जाके सबसे पहला जो इसका इफेक्ट होता है वो अपने लीवर पे होता है। लीवर के बाद में ये जाता है, जो सबसे पहला जो स्पोरोजोइट में जाएगा, स्पोरोजोइट होते हैं। ठीक है, ये स्पोरोजोइट सीधे जाते हैं लीवर में। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, इसके लार में मिलते हैं, लार में उपस्थित होते हैं, लीवर में जाते हैं, और लीवर के बाद में आरबीसी में जाते हैं। ठीक है, और आरबीसी को संक्रमित करते हैं। आरबीसी को क्या करते हैं, ये संक्रमित करते हैं। आरबीसी जब संक्रमित होती है तो एक निकालती है जिसको बोलते हैं केमिकल, जिसको हीमोजॉइन बोलते हैं, हीमोजॉइन बोलते हैं। और हीमोजॉइन की वजह से क्या लगती है, ठंड लगती है एवं बुखार आता है, एवं क्या आता है, बुखार आता है। ठीक है, तो स्पोरोजोइट की वजह से जब स्पोरोजोइट अपने लीवर में जाएंगे, ठीक है, और ये कहाँ से जाते हैं, मच्छर के द्वारा, लार के द्वारा अपने अंदर एंटर करते हैं, लीवर में जाके उसको संक्रमित, वहां पे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर जाते हैं ये आरबीसी को इफेक्ट करते हैं। आरबीसी को क्या करेंगे, ये संक्रमित करते हैं। आरबीसी को, और जब रप्चर होंगे, जब आरबीसी को तोड़ के ये बाहर निकलेंगे, ये केमिकल बनाते हैं हीमोजॉइन। तो हीमोजॉइन जो होता है वो ठंड और बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। लक्षण होंगे इसके अंदर, तेज बुखार आता है, आरबीसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि आरबीसी को संक्रमित कर दिया इसने, शरीर में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, रक्त की कमी होने लगती है, सीधी सी बात है। इस रोग में तिल्ली और यकृत, ये दोनों जो ऑर्गन जो होते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही होता है ये लीवर, और ये कुछ प्रजाति मानव मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे इसमें अलग अलग तरह से, अपने देखो इतना गहराई में पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक फैल्सिफेरम होता है मलेरिया, वो जो होता है वो बहुत ही घातक होता है, वो मस्तिष्क बुखार भी कहा जाता है, मस्तिष्क में बुखार उसका चढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी मस्तिष्क को भी वो प्रभावित करता है। अन्य विवरण जो है इसमें उपचार में देखो कुनेन है। ठीक है, पेलोट्रिन जो है वो लिया जाता है, क्लोरोक्विनिन है, क्लोरोक्विनिन। ठीक है, ये अपने उपयोग में ली जाती है दवाई। अब देखो सीधी सी बात है कि मलेरिया का जो मच्छर जो होता है, मच्छर फैलाने वाला जो होता है, वो अपने अंडे जो होते हैं वो किसी ठहरे हुए पानी के अंदर देते हैं। तो ठहरे हुए पानी के अंदर जब अंडे देते हैं तो सीधी सी बात है, अपन पानी को इकट्ठा होने अगर नहीं दे तो इस रोग से बचा जा सकता है। ठीक है, तो आसपास के अंदर जो भी पानी इकट्ठा हुआ है तो उनको क्या करें, उसको खाली करें वहां से। ठीक है, लेकिन जैसे तालाब वगैरह जो है जिसके अंदर पानी पड़ा हो, तो वहां का अपन पानी खाली नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या किया जाता है कि इनके लार्वा को खाने के लिए एक मछली आती है जिसका नाम है गेम्ब्यूसा। ठीक है, गेम्ब्यूसा जो फिश जो होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, गेम्ब्यूसा फिश जो होती है वो इसके लार्वे को खा जाती है। तो उस तालाब के अंदर क्या हो जाती है, इस मछलियों को छोड़ा जाता है, वो मछलियां क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खा लेगी, यानी उन्हें अंडों को क्या कर लेती है, ये खा लेती है, जिससे मच्छरों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन मलेरिया से बचा जा सकता है। तो ये है मलेरिया। नेक्स्ट है पायरिया। पायरिया जो होता है वो दांतों से संबंधित है, मसूड़ों में से खून आएगा, दांतों में से बदबू आती है, मुंह में से। ठीक है, दांत जो होते हैं वो ढीले हो जाएंगे और गिर जाते हैं। ठीक है, ये होता है पायरिया के अंदर।
ठीक है। अब होने का कारण क्या है, ये भी एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है एंटर अमीबा। देखो ये भी अमीबा है, ठीक है। और अमीबा में कौन सा है, ये जिंजे वेलिस, एंटर अमीबा जिंजे वेलिस, ये अमीबा की एक जाति है, उसके द्वारा होता है। फैलने का कारण है भोजन के द्वारा। अगर अपन दूषित भोजन जो है जिसके अंदर एंटर अमीबा जिने वेलिस जो है अगर प्रेजेंट है और वो अपन ले रहे हैं, तो ये अपने कहाँ पे, मसूड़ों में जाके या दांतों में जाके या मुख गुहा में इसको इफेक्टेड करता है। तो मसूड़ों में क्या हो जाती है, पस हो जाती है, ठीक है, पस भर जाती है, मसूड़ों में घाव बन जाते हैं, ठीक है। और मुंह में से क्या आती है, बदबू आती है, सीधी बात है। और दांत कैसे हो जाएंगे, ढीले दांत, ठीक है, दांत ढीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। दांत कैसे, ढीले दांत और गिर जाते हैं, ठीक है। दांत धीरे धीरे जो मसूड़े हो जाएंगे वो कमजोर, और कमजोर के बाद में दांत क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं। इसके उपचार में विटामिन सी जो होता है वो अच्छा होता है, तो भोजन में और सब्जियां जो है वो अच्छी है, ठीक है। तो अब विटामिन सी जो खट्टी चीजें होती है जैसे लेमन है, ठीक है, ऑरेंज है, तो इनके अंदर आंवला है, तो ये जो है विटामिन सी की आपूर्ति करते हैं। तो सी वाला जो है फूड अगर ज्यादा लेते हैं तो आपकी इस बीमारी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है काला अजहर, ठीक है, जिसको डम डम फीवर भी बोला जाता है। ये भी बहुत घातक बीमारी है, ठीक है। ये होता है लेशमानिया से, किससे होता है, लेशमेनिया से, ठीक है, लेशमेनिया। ये भी एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। और ये फैलता है वो सैंड फ्लाई से बहता है, जिसको बालू मक्खी भी बोला जाता है, सैंड फ्लाई बालू मक्खी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, तेज बुखार आता है और ये घातक आता है, ठीक है। ज्यादा अगर हुआ तो ये क्या हो जाए, छत्ते हो जाते हैं, ठीक है, और व्यक्ति जो होता है उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है, इसलिए इसको काला अजहर बोला जाता है, ठीक है। तो डम डम फीवर भी कहा जाता है इसको। पायरिया मुख से संबंधित है, एंटा अमीबा जिंजे वेलिस से, ठीक है। और ये काला अजहर जो होता है वो लेशमानिया से होता है, ठीक है। और मलेरिया जो है वो किससे होता है, वो प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। तो ये जो है वो चार जो है 5 जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियां हैं। नेक्स्ट है कर्मी। अब है कुछ वर्म्स होते हैं, वर्म्स का मतलब होता है कीड़े, ठीक है। और ये इनके लार्वा जो होते हैं वो ज्यादातर ये बच्चों के अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। जो बच्चे जो होते हैं मिट्टी के अंदर जब खेलते हैं तो ये जो होते हैं इनके अंडे या लार्वा जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं। और जैसे ही बच्चे जो होते हैं वो जो इसको हाथों को जो है कुछ खाना खाते हैं, तो वो खाने के जरिए वो अपने अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो खाने के जरिए क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो मेन जो होता है इनका जो संक्रमण जो होता है वो खाने के जरिए होता है, ठीक है। तो पहला है एस्केरेसिस। एस्केरेसिस एक बीमारी है जो एस्केरिया से होती है, ठीक है, जिसका नाम है एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस, ठीक है, लुम्प्रिकॉइडिस। लुब्रिकॉइडिस जो है वो एक बीमारी है, सॉरी रोगवाहक है, जिसके रोगवाहक क्या मतलब रोग कारक है, जिसके कारण क्या होता है, एस्केरिस बीमारी होती है, एस्केरिस से, ठीक है। छोटे बच्चों के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो एस्केरिस होते हैं। अब संचरण जो होता है अभी बताया मैंने भोजन के द्वारा, क्योंकि बच्चे जो होंगे इनके लार्वा जो होते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं, और मिट्टी वाले जब जो होके खेल के आएंगे और उसके साथ में जब भोजन के साथ में वो लेंगे, ठीक है, तो वो उसके पेट में चले जाते हैं। सबसे पहला अब मुंह से जरिए जा रहे हैं तो सबसे का इफेक्ट होगा पेट में। पेट में क्या होता है, तेज दर्द होता है, बुखार के साथ में शरीर में रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। गर्मी फेफड़ों के पास में पहुंचने से ज्वर आता है, बुखार आएगा, खांसी होगी, सांस लेने में समस्या आ सकती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का घातक हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में। उपचार वही है जो है हाइजेनिक फूड को यूज करें, ठीक है। जब भी खाना खाए अपने हाथों को अच्छी तरह से धो के खाए, ठीक है, ताकि ये जो जीवाणु वगैरह सॉरी ये कर्मी जो है वो अपने अंदर एंटर ना करे, ठीक है। नेल्स वगैरह की सफाई ज्यादा करें, क्योंकि मेन जो होता है वो नाखूनों के जो बीच में जो होते हैं ये फंस जाते हैं इनके लार्वा वगैरह। फिर है टोनियप्सिस। टोनियप्सिस जो है वो टीनिया सोलियम के होता है, जिसको बोला जाता है फ्लैट वर्म, चपटे कर्मी, चपटे कर्मी होते हैं, ठीक है। और इसको बोले जाएगा गोल कर्मी, गोल कर्मी, राउंड वर्म, ठीक है। कर्मी जो होते हैं वो राउंड वर्म जो होते हैं ये होते हैं, मिट्टी में उपस्थित होते हैं, ये भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, सेम है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, पेट दर्द होता है, अपच की शिकायत रहती है, ठीक है, खाना पचता नहीं है। मानव की आंत में, फेफड़ों में, यकृत में, मस्तिष्क को भी ये प्रभावित कर सकते हैं।
मस्तिष्क को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। अपच की शिकायत रहती है इसमें, आंत जो फेफड़े वगैरह जो होते हैं ये भी संक्रमित हो सकते हैं, ठीक है, और मस्तिष्क को भी ये प्रभावित करते हैं। तो ये है जो है जो कर्मी से संबंधित है। एस्केरेसिस, एस्केरेसिस जो है वो एस्केरिस से होता है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस जो है वो इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद में टोनी एब्सिसिस, टोनी एब्सिसिस जो है वो टीनिया सोडियम के कारण होता है। टीनिया सोडियम जिसको चपटे कर्मी कहा जाता है, जो अपने वर्गीकरण में अपन ने देखा भी था, ठीक है। इससे ये भोजन के द्वारा अपने जाते हैं, तो भोजन पेट में जाएगा तो इनका इफेक्ट जो होता है वो पेट में होता है। उसके बाद में जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये फेफड़ों, यकृत और मस्तिष्क को भी क्या कर सकते हैं, इनको भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे अपने कर्मी एस्केरेसिस और टीनिया सोलियम से। अब एक कवक जनित यानी फंगल, फंगल जो डिजीज होती है वो किससे होती है? सबसे पहली है एस्प्रेजिलोसिस, एस्प्रेजिलोसिस, ठीक है। अब इससे नाम से पता लग रहा है कौन सी होगी, एस्प्रेजिलोसिस, जिसको बोलते हैं फ्यूमेगेट्स, फ्यूमीगेट्स, ठीक है। फ्यूमीगेट्स जो है उनके इस प्रजाति के कारण होती है, और इसकी अन्य भी प्रजाति है जिसके कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। संसरण, ठीक है, ये किसके द्वारा, वायु के द्वारा और बीजाणुओं के द्वारा, ठीक है। इनके बीजाणु होते हैं, जो कवक जो होते हैं उनके क्या हो गए, बीजाणु होते हैं, उनके द्वारा ये क्या करते हैं, संक्रमित या फैलते हैं। संसरण जो होता है वो उनके जरिए होता है। लक्षण बुखार आएगा, कमजोरी आती है, बेचैनी रहती है, खून रक्त वाला कफ जो होता है वाली खांसी आती है, यानी कफ के साथ में खून आएगा। श्वास लेने में परेशानी होगी क्योंकि बीजाणु जो जाएंगे वो नाक के जरिए अपने फेफड़ों में जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि वायु के जरिए फैलता ही है, वायु से होगा वो लगभग कहा जाएगा फेफड़ों के अंदर जाता है। अन्य विवरण में क्या है, एस्प्रोलोजिस कई प्रकार का होता है, ठीक है, और ये फेफड़ों को भी प्रभावित करता है, ये फेफड़ों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो फेफड़े प्रभावित होते हैं इसके अंदर। लक्षण में बुखार आएगा, कमजोरी होगी, बेचैनी होगी, ठीक है, खांसी करेंगे तो उसमें खून भी आएगा, और श्वास में प्रॉब्लम होगी, श्वास में क्या होगी, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, परेशानी होती है। ये इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ये है अपने ये वाला एस्पेजिलस, कवक जनित जो होता है कवक। तो एस्पेजिलस फ्यूमिगेट्स ये क्या है, ये कवक है जिसके कारण ये बीमारी होती है। अब है स्क्लैप रिंगवर्म, ठीक है, इसका होता है टीनिया, जिसमें बोला जाता है कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। वायु के द्वारा ये संक्रमित होते हैं, ठीक है। लक्षण में है ये सिर के बालों की ग्रंथि को नष्ट कर देते हैं, सर के जो बाल की जो ग्रंथियां होती है जिससे बाल उगते हैं वो नष्ट कर देते हैं, और बाल क्या होंगे, धीरे धीरे फिर झड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, कवक रोधी जो फंगीसाइड होते हैं, ठीक है, दवाइयों का उपयोग करते हैं। फंगीसाइड जो फंगी को मारती है या कवक रोधी दवाइयों का उपयोग करते हैं। फिर है दांत, जिसको रिंगवर्म बोलते हैं अपन, ठीक है, जो अपने हाथों के अंदर है, उंगलियों के जो उंगलियों के बीच में जो जगह होती है वहां पे ये ज्यादातर ये होते हैं, ठीक है। ये गर्मी और इससे वार्म और नमी चाहिए उसको। कारक है इसका टाइक्रोफाइटोन, ठीक है, जो डर्मेटोफाइट होता है, डर्मेटोफाइट से। संसरण वायु के द्वारा फैलते ही है। रोगी के संपर्क में आने पे, अगर कोई रोगी के संपर्क में आएंगे, उसको टच करेंगे तो क्या होगा, जैसे दाद होता है तो अपन जैसे हाथ लगाते तो और वो फैलता जाता है। और ये कहां से आते हैं, मिट्टी से आते हैं, ठीक है, वायु से भी आते हैं और मिट्टी से भी आते हैं। लक्षण में है कवक त्वचा के में अपना जाल स्थापित कर लेती है, और त्वचा में लाल रंग के गोल गोल क्या दाने पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, ठीक है। तो गोल गोल क्या हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे अपन, दाद बोलते हैं, ठीक है, रिंगवर्म बोलते हैं। तो ये जो होता है वो किसके, टाइक्रोफाइटोन के कारण होता है। तो दाग है स्कैलक्लैप, ये भी फंगस से होता है, टीनिया कैपिटिस, ठीक है, बालों के अंदर। अब है एथलीट फुट्स, ये भी टाइक्रोफाइटन की प्रजाति होती है, उसके कारण ही होता है। संक्रमित जो है वो जमीन है, और रोगी के संपर्क में आने पे मिट्टी से ये जाएगा।
त्वचा के मुलायम हिस्से जो होते हैं वहां से प्रभावित होते हैं, ठीक है, वहां पे वो दाग वगैरह के करेंगे। जो मुलायम भाग होते हैं उसमें ये आते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, पैरों में आ जाएंगे। तो ये थे जो है प्रोटोजुआ से जनित रोग, कवक से जनित रोग, ठीक है, और जो है वो है फंगस से जनित रोग होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजुआ हो गया, कर्बी हो गया, और कवक वाले हो गए। अब होता है कि वंशानुगत क्या होता है। वंशानुगत वे बीमारियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो संचरित होती है, ठीक है। ऐसे रोग जो माता पिता से अपनी संतान में जाते हैं उसको वंशानुगत रोग बोलते हैं या हेरिडिटी डिजीज बोला जाता है, ठीक है, जो हेरिडिटी डिजीज होती है। ऐसे रोग जो माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं, कहां से जाते हैं, माता पिता में अगर वो रोग है तो वो संतान में भी जाएगा, ठीक है, इसे बोला जाता है हेरिडिटी बीमारी बोला जाता है। मनुष्य के जीन में उत्परिवर्तन, देखो उत्परिवर्तन आपको पहले भी बताया है, उगो डिब्रीज। उत्परिवर्तन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अगर चेंज हो गया डीएनए के अंदर तो वो डीएनए जो होगा, जो प्रोटीन बनाएगा वो बना नहीं पाएगा, वो दूसरे कोई बना पाएगा, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो कहा जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। होने के कारण कई रोग हो सकते हैं इससे। उत्परिवर्तन या तो प्रभावी होगा, या तो वो प्रभावी जीन पे होगा, और या फिर किस पे होगा, उत्परिवर्तन अप्रभावी जीन पे होगा। तो अप्रभावी जीन पे होगा या प्रभावी जीन पे, तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे जो प्रभावी जीन होगी, ठीक है, या अप्रभावी जीन होगी तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगी इसके कारण, और अगर जहां पे होगा वह अपना इफेक्ट दिखाएगी प्रभावी होने के कारण। उत्परिवर्तन व्यक्ति के किसी विशिष्ट एंजाइम को बनाने में असमर्थ हो जाता है। उत्परिवर्तन से क्या होगा कि जैसे सपोज मान लो एक एक्स है, वो जो है ए टाइप का क्या बनाता है, प्रोटीन बना रहा है। ए टाइप का क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब सपोज मान लो एक्स में कुछ चेंज हो गया, ठीक है, उत्परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन होने से अब एक्स जो है वो ए ना बना के कुछ बी टाइप का क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो बी टाइप में तो जो एंजाइम विशिष्ट एंजाइम बनाता था वो चेंज हो गया, अब वो क्या कर रहा है, दूसरे टाइप का। अब इसकी कमी कहीं ना कहीं तो आएगी, जो ए टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो वो कमी जो होगी वो अपने लक्षणों के अंदर दिखेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जन्मजात उपापचयी त्रुटि आ जाती है। क्या आ जाती है, जन्मजात। अब ये जो होगा बी वाला, अब बी वाला जो है वो माता पिता में है, ये पेरेंट्स में है, ठीक है, जनक में है। तो जनक से ये जो होगा वो सेम जो होगा वो किस में जाएगा, अपने जो है संतति में जाएगा। ये संतति में क्या करेगा, जाएगा, ठीक है। तो ये होता है उत्परिवर्तन, ठीक है। जैसे एक्स है तो एक्स ए टाइप का बना रहा है, ये नॉर्मली बना रहा है। अब एक्स में क्या हो गया, कुछ उत्परिवर्तन हो गया, वो चेंज हो गया, और चेंज होने पे अब वो बी टाइप का बना रहा है, और बी टाइप में क्या होगा, यहाँ पे या जो संतति होगी वो उसके अंदर भी जाएगा। अब संतति अंदर के अंदर भी ए टाइप का ना बन के कौन सा बनेगा, बी टाइप का ही प्रोटीन बनेगा। तो बी टाइप का क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है वंशानुगत बीमारियां। अब है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया देखो क्या होता है, थैलेसीमिया पहली चीज याद रखना है कि ये ऑटोसोमल होता है। ऑटोसोमल के अंदर जो अपन ने पढ़े थे 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, उनमें 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर कोई परिवर्तन आता है, ठीक है। तो वहां के गुणसूत्रों के अंदर कुछ चेंजेस होता है, ऑटोसोमल यानी कायिक गुणसूत्र के अंदर, ठीक है, उसमें उत्परिवर्तन होता है जीन के कारण। और इस बीमारी के अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाती है। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी, ठीक है। जीन अगर दुगनी है, होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब एक जैसे, ठीक है। और ये जो है वो रोग घातक थैलेसीमिया कहलाता है। अगर दोनों, जैसे समझ मान लो ये ऑटोसोमल जो होता है ए से हो रहा है, ठीक है। तो ऑटोसोमल के अंदर जो है ए के कारण हो रहा है ये, तो ये बहुत ही घातक होती है होमोजाइगस, ठीक है, जिसके कारण बाल्यावस्था में क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और हेट्रोजाइगस जो होते हैं, हेट्रोजाइगस जो होते हैं इसके अंदर देखो बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ये। और इसके कारण क्या होगा कि सपोज मान लो ए है, जो अपने मेंडल के अंदर पढ़े थे, ध्यान रखना, ठीक है, और एक ए है। तो देखो ये तो है आपका हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और ये जो है इसको बोलेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस,
जाइगस। तो होमोजाइगस जो होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, घातक होता है। ठीक है, होमोजाइगस मतलब एक जैसे ए वाले। तो यानी ये जो हो रहा है वो किसके कारण होता है, ये स्मॉल ए के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ये स्मॉल ए के कारण। तो स्मॉल ए जैसे ही आएंगे साथ में तो वो कैसा हो जाएगा, वो उसको बढ़ा देगा। ठीक है, वो घातक होगा, यानी ये भी ये रोग कारक है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाती है। हेट्रोजाइगस के अंदर क्या होगा, व्यक्ति मंद रोग प्रदर्शित करता है। इसमें थैलेसीमिया माइनर या कुली होता है। क्या होता है, कुली होता है, यानी माइनर होता है, बहुत कम। थैलेसीमिया में क्या होता है, देखो व्यक्ति जो थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं उसमें बीटा श्रृंखला उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं और उनमें हीमोग्लोबिन में भ्रूण के समान डेल्टा श्रृंखला पाई जाती है जो सामान्य ऑक्सीजन का परिवहन करने में असमर्थ होती है, यानी आरबीसी नहीं बनती। सीधी सी बात है, इसमें आरबीसी जो होती है वो नहीं बनती, कम बनती है, कम बनती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति में क्या किया जाएगा निवारण के लिए, इसमें जो है वो कुछ समय बाद में, ठीक है, महीने में कम से कम 2 बार जो होता है इसके खून को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या होता है, ब्लड ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफर होगा, वो इसका क्या होता है, उपचार होता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफर करेंगे तो ब्लड ट्रांसफर जो होगा तो वो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, उसके प्रत्येक महीने में, क्यों खून नहीं बन रहा है, उसके आरबीसी का निर्माण नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की जो होगा वो उसमें लेने में असमर्थ होगा, क्योंकि बीटा जो डेल्टा वाली चेन जो बनती है उसमें जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, परिवहन में असमर्थ होता है। तो ये होता है, और ये होती किसके कारण है, ऑटोसोमल जो गुणसूत्र होते हैं उनमें उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया है तो उसमें संतान में होने के भी चांसेस ज्यादा हो गए, क्योंकि ये कैसी होती है, वंशानुगत होती है। हेट्रोजाइगस में ए। ठीक है, तो ये अपने गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा क्योंकि स्मॉल है, इसलिए अप्रभावी है। अब है मनुष्य में लिंग संलग्नता वंशागति। लिंग संलग्नता यानी यहाँ पे लिंग गुणसूत्रों पे होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पे, वो थे कायिक गुणसूत्रों पे। ठीक है, वो किस पे होते थे, ऑटोसोमल या कायिक गुणसूत्रों। वरदानता, वरदानता में क्या होता है, ऐसा जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है ये सेक्स लिंकेज क्रोमोजोम के कारण होता है। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोजोम के कारण है या लिंग गुणसूत्रों के कारण है, सेक्स क्रोमोजोम के कारण होता है। ठीक है, इस में व्यक्ति को जो है वो लाल वो हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, उस व्यक्ति को अगर लाल और हरा रंग दिखाई दे तो वो उसमें जो है विभेद नहीं कर पाएगा। तो इस रोग के अंदर ये होता है, और ये रोग क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे में भी संश्रित होता है। तो ये आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यह पुरुषों में अधिक होता है, इसका भी कारण बताएंगे आपको। लाल जो है वरदानता, ये प्रोटेनोपिया, ठीक है, और हरी वर्णा जो है तो उसको ड्यूटेरोनोपिया कहा जाता है। ठीक है, ड्यूटेरोनोपिया जो होता है वो हरे रंग के लिए होता है, और जो लाल रंग में विभेद नहीं करता वो प्रोटोनियम होता है। ठीक है, प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया जो है वो इसके कारण होता है। अब देखो होता है कैसे, जैसे सपोज मान लो ये एक्स है, ये महिला है, ठीक है, और ये क्या है, पुरुष है। पुरुष अगर स्वस्थ है, ये कैसा है, स्वस्थ है। ठीक है, और महिला कैसी है, जो है रोगवाहक है, रोगवाहक है, रोगी नहीं है, क्योंकि देखो ये रिसेसिव है, ये कैसा है, अप्रभावी है, पर अप्रभावी के साथ में ये प्रभावी है, ये प्रभावी है। ठीक है, ये अप्रभावी है, तो अप्रभावी के साथ में अगर प्रभावी है तो प्रभावी अप्रभावी को अपना गुण प्रदर्शित होने नहीं देंगे। अब इसके गेमिट अगर बनाते हैं अपन एक्स डैश, ठीक है, तो अब इससे अगर होता है तो ये फीमेल बनती है और बिल्कुल स्वस्थ बनती है। देख लो इसके ऊपर ये वाला रोगवाहक है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाला अगर इसको इसके साथ में करवाते हैं तो ये लड़का भी बनता है, वो कैसा बनेगा, ये स्वस्थ हो गए। तो ये दोनों कैसे है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। ठीक है, अब सपोज मान लो ये और ये आया तो एक्स पहले आएगा, ये बड़ा वाला, और छोटा वाला जो होगा वो बाद में आएगा। अब ये कैसा वाहक है, ये कैसा है, वाहक है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो होगा वो एक्स डैश और ये वाई। अब देखो यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं इसके पास में, इधर तो वाई है, तो इसका कोई लेना नहीं, तो ये अपने आप को गुण को प्रदर्शित करे पे
करेगी तो यहाँ पे ये कैसा होगा, रोगी होगा। ये कैसा होगा, यहाँ पे रोगी होगा। ठीक है, सेम जो होगा वो हीमोफीलिया में भी होगा, हीमोफीलिया में भी यही होगा। ठीक है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, इसको रोगी लिख के भी कर सकते हो, तो भी आपका जो भी होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, वृद्धांता में जो है कलर को अंतर नहीं कर पाते, और इसके अंदर जो है वो क्या जो है वो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है वो इसकी खोज जो है वो जॉन कोटा ने की थी। ठीक है, जॉन कोटा जो है वो 1803 के अंदर, एक मिनट, नेक्स्ट है हीमोफीलिया। ये रुधिर में हवा के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, थक्का नहीं बनता है। देखो इस बीमारी के अंदर ये होगा कि उसका जो थक्का जो होगा वो नहीं बनेगा। ठीक है, थक्का नहीं बनता है रुधिर का, थोड़ी सी अगर लग गई या सती हो जाती है तो रुधिर जो होगा वो बहता ही रहेगा। ठीक है, लंदन की महारानी जो विक्टोरिया जो थी उसके अंदर ये बीमारी थी, और उनके जो पीढ़ियों के अंदर ये बीमारी चली आ रही है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति के अंदर क्या होगा कि उनके अंदर जो होती है क्लॉटिंग की जो समस्या रहती है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो उनके अगर कहीं पे भी चोट लगती है तो खून जो होगा वो अनियंत्रण क्या करेगा, बहता ही रहेगा। ठीक है, और अगर खून लंबे समय तक बहता गया तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स उसके अंदर फॉर्म नहीं होती है। सती होने पर ठीक है रुधिर जो होगा वो क्या होता है, निकलता रहता है। रुधिर की कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसको ब्रेडियस डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लेडर्स डिजीज भी बोला जाता है, जिससे अंदर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और क्या हो जाता है, जो ये हो जाएगा, खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वृद्धांता, हीमोफीलिया, ये दोनों क्या है, लिंग संलग्नता वाले, यानी ये जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र पे होगा, और वो भी रिसेसिव, वो भी कैसा होता है, अप्रभावी के कारण। अब है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में अगर कोई संबंधित कोई आनुवंशिक विकार आ जाता है तो क्या होगा, देखो डाउन सिंड्रोम में डाउन नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, डाउन वैज्ञानिक का नाम है, ये वैज्ञानिक थे, डाउन वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने इसको खोजा था। गुणसूत्रीय विभाजन के दौरान, जब गुणसूत्रीय विभाजन होता है उस समय गड़बड़ी हो जाती है, और होते हैं जिससे विकार हो जाता है, और ये गड़बड़ी कहाँ पे होती है, 21वें गुणसूत्र पे होती है। तो याद रखना क्या, इसमें 21वां गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी हो जाती है, संख्या अलग हो जाती है। अब ये ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, यानी क्या हो गया, इसका डबल हो गया। ठीक है, चपटा चेहरा हो जाता है, गर्दन जो होती है वो छोटी हो जाती है, सिर और गर्दन दोनों छोटी हो जाती है, बुद्धिमत्ता में कमी आती है, मानसिक जो होता है वो बुद्धिमान नहीं होता है, कमजोर आंखें, बहरापन हो जाता है। ठीक है, आदि लक्षण इसके अंदर ये दिखाई देते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, गुणसूत्रीय विपता सिंड्रोम से, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम्स, 21वां गुणसूत्र कॉपी हो जाती है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होता है, ये भी एक गुणसूत्र संबंधित रोग है। ठीक है, इसमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। कितना होता है, एक एक्स गुणसूत्र होएगा। ठीक है, इसमें लक्षणों के, तो इसमें 45, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक्स में कॉपी नहीं हो पाती है, तो 46 तो रहते ही है, 45 और एक्स में क्या हो जाता है, कॉपी नहीं हो पाती है। असामान्य अल्प विकसित प्रजनन अंग जो होंगे वो अल्प विकसित होते हैं, बाहजपन रहता है, ऊंचाई भी कम होती है, हाइट भी कम होती है, और हृदय में विकार होता है, मंद बुद्धि होते हैं। बालक कैसे होंगे, वो मंद बुद्धि होते हैं। और ये केवल किस में होता है, महिलाओं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ये महिलाओं के अंदर। ठीक है, तो महिलाओं के अंदर जो होगा, जननांगों में प्रजनन अंग जो होंगे वो अल्प विकसित होंगे, बाहजपन होगा, ऊंचाई भी कम होगी। ठीक है, हृदय में विकार आ सकता है, मंद बुद्धि के बालक ये हो सकते हैं, और किस में होते हैं, महिलाओं के अंदर ये ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये गुणसूत्र संबंधित रोग होता है ये भी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पुरुषों में एक अतिरिक्त जो है एक्स आ जाता है, अगर पुरुष है तो उसके अंदर एक्स एक्स, ठीक है, और वाई आ जाता है।
यानी ये जो है वो अतिरिक्त आ जाता है, एक्स क्या आ जाता है, अतिरिक्त। ऐसे पुरुष जो होते हैं उसके अंदर जो है वो महिलाओं जैसे क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, ठीक है। तो बाजपन रहते हैं नपुंसक की तरह, अल्प विकसित होते हैं अंडकोश, अंडकोश जो होंगे वो अल्प विकसित होंगे, ठीक है। मांसपेशियों में कमी, बुद्धि में कमी, ठीक है, और महिलाओं जैसे लक्षण, महिलाओं जैसे लक्षण होते हैं, जैसे लक्षण आएंगे, ठीक है। स्तन ग्रंथियां भी विकसित हो जाती है। तो ये जो होती है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। हीमोफीलिया है, वृद्धांगता है, ठीक है, ये जो होते हैं वो किसके, सेक्स लिंकेज वाले, और थैलेसीमिया जो है वो ऑटोसोमल वाले, ठीक है। तो ये थे अपने रोग जो थे वो ये है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।